वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट है 23rd of August। देखो, कल के कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि किसी स्टूडेंट ने ये वाला डाउट पूछा है कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए है और कौन सा मेंस के लिए है। तो देखो, इसका आंसर आज के वीडियो में ही मैं आपको देने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आप ये वाले जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे कॉल कर सकते हो। उसके अलावा आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए कि हमारा ये जो करंट अफेयर है वो कितने बजे अपलोड होता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वैसे 1 बजे डेली ये पूरा अपलोड हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए, अब ये जैसे ये 6 टॉपिक्स है, मदन लाल ढींगरा के ऊपर है। अब आप देखिए, मदन लाल ढींगरा जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। अब मदन लाल ढींगरा पे ऑब्वियसली टॉपिक कैसे आएंगे? प्रीलिम्स में ही आएंगे, क्योंकि मेंस में अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं अच्छे से, अगर आपको पता है कि मेंस में किस टाइप के सवाल किए जाते हैं, उसमें ज्यादातर एनवायरनमेंट के ऊपर, नदियों के ऊपर, ठीक है, ऐसे आते हैं। एक सीधी पर्सनालिटी के ऊपर जब क्वेश्चन आता है ना कि इस पर्सनालिटी के बारे में 250 शब्द में लिखिए, ठीक है, तो वो आता है जब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो, ठीक है, वो ऑप्शनल के सब्जेक्ट के लिए आता है। अदरवाइज जैसे मदन लाल ढींगरा पे है, ये तो प्रीलिम्स में बनेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मदन लाल ढींगरा। आपको 2-3 स्टेटमेंट्स दे देंगे और आपको पहचानना होगा कि इन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी, इन्होंने ये न्यूज़पेपर निकाला था। तो ये तो प्रीलिम्स के लिए बनते हैं ना। अब जैसे ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, अब इस पे भी ऐसे ही बनेगा कि ये वाला जो इनिशिएटिव है ये किसने रिलीज करा है, किसने स्टार्ट करा, इसमें होता क्या है। तो ये आपसे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स में पूछी जाती है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग होती है और इतना बड़ा आंसर आप नहीं लिख सकते इस टॉपिक के ऊपर, तो ये मेंस में तो नहीं बनेगा ना। मेंस में हेल्थ आ सकता है, उस हेल्थ में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो बीच में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये वाला। बट वैसे तो नहीं आएगा ना इस पे कोई क्वेश्चन, है ना। एक लैंगिक रूढ़िवादिता जो चलती आ रही है उसके ऊपर एक हैंडबुक निकाली गई है, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बनेगा। फिर कैनलाइजेशन ऑफ रिवर्स, नदियों का नहरीकरण, ये भी प्रीलिम्स के लिए ज्यादा बनेगा। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स और गांधीनगर डिक्लेरेशन, ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक पेपर 1 के लिए, इसमें मेंस का रिलेवेंस थोड़ा कम है। ठीक है, मेंस में सिर्फ आप इनको यूज कर सकते हो, इन वर्ड्स को, बट उनसे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ठीक है। इनसे सिर्फ आप यूज कर सकते हो, बाकी मेन जो है वो सारे प्रीलिम बेस्ड रहेंगे, ठीक है। समझ गए आप सब लोग? इन्हीं से नोट्स बनाने हैं आपको। अब जैसे यहाँ पर ये टॉपिक आया फर्स्ट, मदन लाल ढींगरा के ऊपर, जिनको 24 साल की उम्र में जो है वो फांसी की सजा दे दी गई थी, आप सभी जानते हैं। ऐसे ही भगत सिंह को भी फांसी की सजा मिल चुकी है, तो सवाल भी ऐसा ही होगा। मदन लाल ढींगरा, अब जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इनको जब फांसी दी गई तो इनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अमृतसर के गोलबाग में। एक ये पॉइंट पता होना चाहिए। इससे नोट्स बनेंगे। अब आप जो अपने नोट्स बना रहे हो उसमें लिखो मदन लाल ढींगरा, अब आगे लिखना शुरू करो। हैंग्ड और मेमोरियल, उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक स्मारक कहाँ बनाया गया है? अमृतसर गोलबाग में, ठीक है। अब इनके बारे में आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्यों इनको जो है असैसिनेट किया था, क्यों इनको फांसी की सजा हो गई थी? क्योंकि इन्होंने जो है कर्जन वाइल के असैसिनेशन में इनका हाथ था, ठीक है। कर्जन वाइल एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनके मारने में इनको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इस तरीके से जो ये मारने वाले जो हुए हैं चीजें, बहुत से लोगों को इसके अंदर फांसी हुई है। लिखोगे ही बिलोंग्ड फ्रॉम अमृतसर, ये अमृतसर से बिलोंग करते थे और इनके फादर जो है ब्रिटिश के लिए काम करते थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में। फिर इन्होंने यहाँ पर पेट्रोटिज्म की, देशभक्ति की इनके अंदर गहरी भावना जागृत होनी शुरू हुई। और फिर उसके बाद मदन लाल ढींगरा ने जो है जस्टिस और कंसर्न के साथ, फिक्रमंदी के साथ, भावना से प्रेरित होकर सामाजिक आर्थिक मुद्दों की विस्तारित करनी शुरू की। ये लिखना नहीं है, ये समझने वाली बात है। फिर ये लिखना क्या है इसके अंदर
कि इन्होंने विनायक सावरकर, वी.डी. सावरकर के साथ मिलकर के अभिनव भारत मंडल का हिस्सा बना। तो ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये अभिनव भारत मंडल के पार्टिसिपेंट थे या नहीं थे, तो यस पार्टिसिपेंट थे। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया हाउस मतलब जो लंदन में रहने वाले भारत के राष्ट्रवादी है उनका एक प्रमुख केंद्र, उसमें काफी ज्यादा भाग भी लिया था। ये सब पॉइंट्स लिखने वाले हैं। उसके बाद जब 1 जुलाई 1909 को ढींगरा ने कार्यक्रम में भाग लिया जहां करजन वायली मौजूद थे, और उस समय ढींगरा ने वहां पर उनके ऊपर, करजन वायली के ऊपर 5 गोलियां चलाई, और करजन वायली और बीच बचाव करने की कोशिश वाले एक डॉक्टर की भी उसके अंदर मौत हो गई थी। तो ये सब जो यहाँ पर मौत हुई थी उसके लिए जो है मदन लाल ढींगरा को असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है। अपने मुकदमे के दौरान ढींगरा ने ये बात बोली थी कि यदि जर्मनों से लड़ना एक अंग्रेज के लिए देशभक्ति है तो अंग्रेजों से लड़ना हमारे लिए भी तो देशभक्ति है ना। तुम वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे हो जाकर के, अब ये कह रहे हो कि भाई हम देशभक्ति दिखा रहे हैं, तो भाई हम भी तो वही कर रहे हैं। हम तुम्हारे अगेंस्ट लड़ रहे, तुम हमें गुलाम बनाए बैठे हो, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट लड़ेंगे तो हमारे लिए ये जो देशभक्ति है, तो हमको क्यों गलत मान रहे हो उसके अंदर। समझे बात को। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकती है। किसने ये लाइन बोली थी, यदि से लेकर ये वाली, ये क्वेश्चन एक बन सकता है प्रीलिम्स में कि ये वाली लाइन किसके द्वारा कही गई थी। ठीक है, अबव लाइंस हैज बीन सेड बाय, आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। तो आप ये लाइन भी लिख लेना। फिर वो गिल्टी जो है वो किया गया, और 1909 में इनको फिर 17 अगस्त को फांसी दे दी गई। 1976 में इनके जो अवशेष है भारत लाए गए थे। इनका योगदान जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई सोसाइटी का नाम आएगा, कोई न्यूज़पेपर का नाम आएगा, तब वो लिखना, अदरवाइज ये सारे जो योगदान है इनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसे समझने के लिए है। इन्होंने क्रांतिकारी कार्यों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी जो है मदद करी है। जब ये लंदन में रह रहे थे, इन्होंने वहां पर जो भी वहां के छात्र थे, वहां के राजनीतिक संगठन थे, उनके साथ जुड़ करके उनको ये बताया कि भाई भारत के अंदर असल में हो क्या रहा है। तो लंदन में रहने वाले लोगों को भी काफी अवेयर करा, नेशनलिस्ट की भावना लेकर के आए। ठीक है, ये है मदन लाल ढींगरा, अ हीरो वी फॉरगॉट। तो ये आपको याद रखना है। इनको इंग्लैंड में ही यहाँ पर जो है वो बरी किया गया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। G20 के प्रेसिडेंसी में क्या आया है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। क्वेश्चन आएगा ये कब हुआ है ग्लोबल इनिशिएटिव, वैश्विक पहल। ये G20 गांधीनगर गुजरात में इसको किया गया, तभी इसका नाम गांधीनगर डिक्लेरेशन रखा गया है, क्योंकि G20 समिट अभी गांधीनगर में हो रहा है, और सितंबर में वो दिल्ली में हो रहा है। जो G20 का समिट है, इसलिए दिल्ली जो है वो 3 दिन के लिए बंद है, 8, 9 और 10 सितंबर को। बंद इन द सेंस कि ऑफिसेस, स्कूल्स, ये सब कॉलेजेस वगैरह बंद है, क्योंकि ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ज्यादा है इंडिया, दिल्ली के अंदर। तो G20 समिट चल रहा होगा, तो उस ट्रैफिक और इन सब चीजों को रोकने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इंडिया G20 के साथ मिलके और WHO के साथ मिलके हेल्थ के ऊपर एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि हम लोग हेल्थ के मामले में सारा कुछ ग्लोबली कैसे रखने वाले हैं, डिजिटल रखने वाले। सब कुछ क्या रहेगा, डिजिटल रहेगा, ताकि जितना भी हमारा डेटा है उसको हम एक साथ रख सके, प्लेटफॉर्म का एक तैयार कर सके, मेडिकल कॉन्फ्रेंस रखना आसान हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग करने के लिए, इसमें अब आपको लिखना कुछ नहीं है। नोट्स में सिर्फ क्या बनाने थे कि कहाँ पे हुआ है, किसके साथ हुआ है, इंडिया, G20, WHO, गांधीनगर गुजरात, दैट्स इट, इतना लिखना है आपको इसमें। बाकी ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं कि हेल्थ डिजिटल का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, उसमें ऐप पोर्टल्स लॉन्च करेंगे, ट्रैकर देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे हमने ट्रैक कर रहे हैं, उसका एजेंडा कितना बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एजेंडा के लिए हम लोग साथ साथ में जो है अलग से एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो सकता है हम लोग जो है कोलैबोरेट भी करें। ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी हमने एक इवेंट रखा था अपने इंडिया में आयुष के साथ। तो अब ट्रेडिशनल मेडिसिन का कहीं भी नाम आएगा तो आयुष मंत्रालय आपके दिमाग में आना चाहिए। हेल्थ चैलेंजेस, हेल्थ प्रोग्रेस, इन सब के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन सब पे ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। इसमें इतना छोटा सा आर्टिकल था, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था। ठीक है, तीसरा अब आता है एक हैंडबुक जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो आपके जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि भाई इन सब कामों में तो सिर्फ लड़के ही करते हैं, या इन कामों में सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक नई हैंडबुक रिलीज करी है कि भाई आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में फीमेल की इन्वॉल्वमेंट कितनी कम है, जजेस कितने कम है।
तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कामकाजी महिला, वफादार या आज्ञाकारी पत्नी, छेड़छाड़ जो है, इन सब जो है वाक्यांशों के अलावा लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों के रूप में पहचानना, जो अक्सर भारतीय अदालतों में सुनने को हमको मिलते हैं। ये सारे शब्द आपको पता है सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। महिला, पत्नी, सड़क पर यौन उत्पीड़न या फिर मध्यलिंगी, ऐसे सब नाम यूज किए जाएंगे। ये सब शब्द नहीं यूज किए जाएंगे, गिरी हुई महिला, कामकाजी महिला, नहीं, महिला, दैट्स इट, ये शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर अब सवाल नहीं बनेगा, समझ लेना इस बात को। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, इतना याद रखना है। इन्होंने बोला कि भाई जो जेंडर के इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, और जितने भी हमारे लॉज और कानूनी भाषा है, उसमें बहुत बार लैंगिक पूर्वाग्रहों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको भी हमें यहाँ पर जो है वो प्रोत्साहित करना है। लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है, उसको सुधार करने के तैयार करने हैं। चुनौतीपूर्ण जो इतने भी पुराने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसमें नए नए शब्दों को इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज को चेंज करना है, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज लेके आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर छेड़छाड़ बोला है, तो छेड़छाड़ को क्या लिखेंगे, सड़क पर यौन उत्पीड़न हुआ है उस महिला का। ठीक है, जबरन बलात्कार को यहाँ पर बलात्कार ही सिर्फ बोला जाएगा, क्योंकि जबरन हो चाहे बलात्कार हो, वही बात है। ठीक है, तो बलात्कार बलात्कार ही है, जबरन नहीं बोला जाएगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जबरन शब्द बोलने पे बहुत गलत इमेज दिमाग में आती है। ठीक है, तो वो सब चीजें ठीक करने के लिए ये स्टीरियोटाइप्स जो है हमारे, इसको हटाने की यहाँ पे नई भाषा, नए शब्दों को देने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जेंडर सेंसिटिव थोड़ा सा रहेंगे। अब जैसे ये बोलेंगे रखेल शब्द होता है, रखेल शब्द की जगह यहाँ पर क्या बोला जाएगा, विवाहोत्तर यौन संबंध रखने वाली महिला, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो इससे सोसाइटी पर भी, आगे आने वाली जनरेशन पर और आज की जनरेशन पर भी थोड़ा एक सही प्रभाव पड़ेगा, और महिलाओं को एक गलत जो है ना, एक जो छवि बना दी जाती है जब भी कोई शब्द ऐसे सुने जाते हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो पूरा आर्टिकल था, इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस ये आप लिखेंगे कि एक बुक रिलीज हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करी है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगला आता है, जैसे अभी पंजाब में बहुत बाढ़ का सामना हो रहा है, तो ये जो बाढ़ चल रही है पंजाब में, इसमें नदियों के नहरीकरण कर सकते हैं क्या? अगर हम नदियों को जोड़ दें या नहरीकरण कर दें उनका, तो क्या वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा इनके फ्लड्स को रोकने का? क्योंकि आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जब भी बारिश बहुत तेज हो जाती है, वहां पे बहुत जबरदस्त जो है वो क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। और वहां पे तीन इंपॉर्टेंट सबसे नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, जो कि पंजाब से होके जाती है। नदियां और भी हैं जैसे कि घग्गर, चाकी, लेकिन वो साल भर नहीं बहती हैं। 12 मासी बहने वाली सतलुज, ब्यास और रावी है, तो उनकी वजह से जब पानी बहुत बढ़ जाता है, तो पंजाब के इलाके में सबसे ज्यादा नदियां बहने वो शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल से भी मानसून का प्रभाव जो है वो पंजाब में पड़ता है। और उसके बाद जो जो डैम्स बने हुए हैं, वो आराम से यहाँ पर भर जाते हैं। ठीक है, बारिश तेज होने पर, तो नहर, छोटे बांध, इन सब से अगर हम यहाँ पर उस पानी को जोड़ दें या उधर मोड़ दें, तो पानी का कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं कैनलाइजेशन ऑफ रिवर्स, जिसमें पानी जो होता है वो आप दूसरे रास्ते में चेंज कर देते हो। जो पानी का फ्लो है, वो उसके साथ दूसरा जोड़ के, कुछ और साथ में जोड़ के, नहर जोड़ के पानी के रास्ते को थोड़ा चेंज कर देते हो, जिससे क्या होता है कि फ्लड सबसे पहली बात तो रुक जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं कैनलाइजेशन ऑफ रिवर्स। हो सकता है ये सवाल जो है मेंस में भी बन जाए। वैसे प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में इस पे बहुत सारा लिखने को नहीं आएगा। हाँ, ऐसा 3-4 क्वेश्चन मिक्स करके आ सकता है कि नदियों का नहरीकरण किसे कहते हैं और भारत में कितनी नदियों का नहरीकरण किया जा चुका है, इसके फायदे और नुकसान बताइए, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, तो भाखड़ा नांगल जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, पौंग डैम जो कि ब्यास नदी पे है, रंजीत सागर रावी नदी पे, ये अभी सब जो है डैम किस पे बने हुए हैं, ये 12 मासी नदियों पर है। तो यहाँ पर जो है घुस्सी बांध, मिट्टी के तटबंध बने हुए हैं। नदी के प्रवाह में साधारण वृद्धि के चलते तटबंध जो है टूटने की आशंका में है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर ये सब बना करके काफी हमें हेल्प मिल जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, ये जो है, जो डेली बारिश होती है या बहुत जबरदस्त बारिश हो जाती है, पानी छोड़ा जाता है, उसको रोक सकता है। साथ ही साथ जब बर्फ पिघलती है, उस समय भी कंट्रोल कर सकता है।
ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से एक रिलायबल सॉल्यूशन हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस सबको रोकने के लिए। अभी तक जो है सबसे बड़ा एग्जांपल बात करें तो सुइस कैनाल, पनामा कैनाल। सुइस कैनाल कहाँ पर है? इजिप्ट में है। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन, और यहाँ पे है रेड सी, इसके बीच में बना हुआ है सुइस कैनाल इजिप्ट के अंदर। सुइस कैनाल यहाँ पर इसकी लाइफलाइन कहा जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है वहां पर इनकम जनरेट करने का। और पन्नामा, ये अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है, ठीक है, पन्नामा एक जगह का नाम है, वहां से यहाँ पर बना हुआ है पैसिफिक, यहाँ पे अटलांटिक, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये कैनाल ऑलरेडी सबसे बड़े बने हुए हैं, लेकिन इसको बनाने का नुकसान वही, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको डेली हमें रख रखाव देखना पड़ेगा, जो लोकल पीपल है उनका भी सपोर्ट चाहिए होगा, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है, चुनौतीपूर्ण एक प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है। पांचवा लास्ट का हमारा आर्टिकल है आज की, कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स। कंजम्पशन से जो है हम लोग, नीति आयोग यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है, और उन्होंने ये बोला है कि आज के टाइम के हमारे पॉवर्टी के में काफी लोगों की इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब पॉवर्टी से बाहर निकले हैं वो लोग। ये एक रिपोर्ट यूएनडीपी निकालती है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिपोर्ट निकालती है अपनी एमपीआई की, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो इन्होंने यही बोला है कि भाई हम जो यहाँ पर पूरा एक रिपोर्ट निकालते हैं, वो ये बताते हैं कि जो हमारी पुरानी कमिटीज बनाई हुई हैं, कमिटीज के आधार पे हम बनाते हैं पूरा। इन्होंने बोला है कि भाई एमपीआई जो है अपने नंबर में थोड़ा अलग हो सकती है, पर अभी नीति आयोग ने कंजम्पशन बेस्ड, उपभोग आधारित गरीबी का अनुमान लगाया है, जिससे अपने को ये पता चलता है कि एक इलाके में कितना लोग उपभोग कर रहे हैं, किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अप्रोच है ये वाली, कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है, आपकी वस्तु और सेवाओं को आप कितना अपना पा रहे हो, कितना उपभोग कर रहे हैं, उसके आधार पे है। उसमें आप इनकम नहीं देखते हो, आप कंजम्पशन देखते हो, आय की जगह आप उपभोग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। आप ये नहीं देखते कि उसकी आय कितनी है, आप ये देखते हो कि भाई वो कितना चीजों को अफोर्ड कर पा रहा है, कितना वो कंज्यूम कर पा रहा है, कितना उसको इस्तेमाल कर पा रहा है। तो डायरेक्टली इसके अंदर देखा जाता है तो काफी अच्छा मेथड है ये भी, इनकम की जगह इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। इनडायरेक्ट भी हमें काफी चीजों के बारे में पता चल जाता है, काफी एक्यूरेट तरीके से बता पाता है कि वास्तविक जीवन का स्तर किस प्रकार से है, ठीक है। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, सीधे सीधे से इसके आर्टिकल्स हैं, इसमें से क्वेश्चन बनने का चांस काफी कम है, लेकिन इसको रीड कर लो, दैट्स इट। मेजरमेंट काफी एक्यूरेट है, सटीक माप बताता है, पॉलिसीज हम जो और बनाएंगे उसमें हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति ये उपभोग करने में असक्षम है, तो इसमें क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो अपने को वो ज्यादा चीजें पता चल जाती है, पॉलिसी डिजाइन हो जाते हैं, चेक करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यही है पूरा एक कंक्लूजन भी, इसी में अपडेट मिलती रहती है। चलिए भाई, इसमें आते हैं गांधीनगर डिक्लेरेशन लास्ट। डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर जो अभी गांधीनगर एक डिक्लेरेशन रखी है, क्या बोला है कि भाई 2030 तक पूरा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम लोग क्या खत्म कर देंगे, टीबी के केसेस, ट्यूबरकुलोसिस से होने वाले जितने भी मामले और मौतें हैं उनको हम खत्म कर देंगे 2030 तक, ठीक है। उसे गांधीनगर डिक्लेरेशन है, याद रख लीजिएगा, गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू टीबी एंड, ठीक है। 2030 तक आने वाले कमीशन बनाई जाएगी और टीबी को खत्म किया जाएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया में टीबी का क्या सिचुएशन है, तो देखो हमारे इंडिया में 28% टीबी के मामले आते हैं 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। निक्षय पोर्टल के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट कलेक्ट हुआ है, उसमें 2021 में भारत में 21 लाख केसेस आए थे, 2020 में 18 लाख, उसके बाद 2019 में 24 लाख। तो एक एक सिलसिला तो नहीं है कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारी डेथ यहाँ पे रिपोर्ट की गई है, इंडिया में भी हर बार नए केसेस आते हैं, तो 2030 तक हम लोग टीबी के केसेस को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इंडिया के अलावा अगर मैं साउथ ईस्ट की बात करूं, साउथ ईस्ट में क्या क्या आता है, साउथ ईस्ट में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब आते हैं। इन सब के अकॉर्डिंग 26% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अकेला साउथ ईस्ट में है। 43% जो है ये जो है 2021 में देखा गया था, और पहले के मुकाबले इनका डेथ बढ़नी शुरू हुई है, ठीक है, ट्रेंड इसका बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये है, इसके लिए इंडिया और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है, पहले भी काफी केसेस यहाँ पे कम करने की बात की थी कि हम 2025 तक करेंगे, और टीबी के पेशेंट्स को 500 रुपए महीने का दिया जाएगा, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत जो खर्च है, खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि टीबी में बहुत सारी चीजें खानी पीनी पड़ती है हमें,
तो उसके लिए भी एक हेल्प मिल जाएगी। बाकी निक्षय मित्र एक पोर्टल इसके लिए स्टार्ट किया गया है ऑलरेडी, ताकि जो भी यहाँ पर पेशेंट होंगे उनको न्यूट्रिशन की साल भर महीने की पोषण किट थमा दी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट हमारे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे नहीं, आईसीजे अलग है। ये एक ओनली इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो कि 1998 रोम में बनाई गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। ठीक है, तो ये वाली सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। रोम स्टैचू के दौरान बनाई गई थी, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। एक और बात बता दूं, आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके हेडक्वार्टर भी हेग नीदरलैंड्स में है। और आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट जो कि क्रिमिनल के मामलों को देखता है, उसके हेडक्वार्टर भी हेग नीदरलैंड्स में ही बने हुए हैं। 1998 में बने थे, 2002 में इसने काम करना शुरू किया था। लास्ट है डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड वन किसको बोला जाता है? जो कि अभी तक सेंटर और स्टेट ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा नहीं है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी कहीं नहीं दी गई है। ऐसी वन भूमि जिसको दोनों में से कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, उसको डायरेक्टली डीम्ड वनों के रूप में जाना जाता है। वो जमीन, वो वन जिसको कहीं पर भी लिखने का रिकॉर्ड अभी तक अपने पास नहीं आया है, उसे क्या बोलते हैं? डीम्ड वन। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? ये सारी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। आज के हमारे आर्टिकल्स जो है सारे के सारे खत्म होते हैं। इनको आपने लर्न करना है, इनको नोट करिएगा। और बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका तो सिर्फ एक थैंक यू ही लिखना होता है, 10 सेकंड का काम होता है। लिख के मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।